हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पीजीटीज़ में और टीजीटी में स्पेशली होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कुछ। और मेरी पिछली कुछ वीडियोस में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहा है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा जब हम फॉर्म फिल करते हैं। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए क्या रहेगा, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पीजीटी बायो में और टीजीटी साइंस में और टीजीटी सोशल साइंस में होती है, क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन बच्चों को समझ नहीं आता है। कई बार वो भर देते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब होता है वहाँ पे उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता और वो वहाँ पे बाहर कर दिए जाते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब पोस्ट के लिए फिल करते हैं तो क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यही सारी बात आज हम करने वाले हैं। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज कितनी होती है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटीज़ के लिए, लाइब्रेरियन में कितनी एज हो सकती है मैक्सिमम, कितनी छूट मिलती है कैटेगरीज़ को, और बाकी सब कुछ जितना हो पाएगा ये मैं आपको बता दूं। जो आपके सामने मैंने खोला हुआ है ये जो 2000 ये एडवर्टाइजमेंट आया था 2018 में, जो एडवर्टाइजमेंट आया था आपका केवीएस का, ये वही है। तो उसमें जो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, जो जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी थी, वो सारी आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और हम थोड़ा तेज़ी से चलेंगे और मोटा मोटा मैं ऊपर से बताऊँगा। उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। उस पर मैं ये एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगा पूरा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको थ्रोली अच्छे से पढ़ सकते हैं खुद भी, ठीक है। और कोई और डाउट रहेगा उसके बाद तो फिर तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, लेट्स गो। सबसे पहले ये पीजीटीज़ के लिए है और पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस, 11 सब्जेक्ट्स हैं केवीएस में। कुछ बच्चे पूछते हैं सर पोल साइंस की जो है वैकेंसी नहीं आती केवीएस में। तो मैं बता दूं कि पोल साइंस ना बहुत कम केवीज में है इस टाइम। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनका ही रखते हैं मोस्टली, जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी ही रखते हैं आर्ट्स में, जो होता है हमारा आर्ट्स का। ये पोल साइंस को बहुत कम रखते हैं। पोल साइंस बहुत कम स्कूलों में, पहले इसकी परमानेंट वैकेंसी होती थी, लेकिन आजकल जो है ये पोल साइंस के लिए परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है केवीएस। आने वाले टाइम में आ सकती है, लेकिन अभी तक तो ऐसा मैंने देखा नहीं है। 2014 से मैं 3 रिक्रूटमेंट देख चुका हूँ और तीनों रिक्रूटमेंट में पोल साइंस की वैकेंसी नहीं आई है। बट मैंने पोल साइंस के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ज़रूर देखे हैं स्कूलों में। जहाँ जहाँ पे पोल साइंस होती है सब्जेक्ट, वहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्ट टीचर को ज़रूर रखा जाता है। तो ये बात रही, ठीक है। चलिए, पे लेवल जो होता है पीजीटीज़ का वो लेवल 8 होता है और इनका बेसिक जो होता है वो 47,600 से स्टार्ट होता है एंड 1,51,100 तक जाता है। इसके लिए आप मेरी सैलरी वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आप पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की सैलरी कैसे कैसे कितनी कितनी होती है। ओके, एज जो है जर्नल के लिए 40 होती है। ये एजोन जो है 2018 में आई थी वैकेंसी, इसलिए एजोन इन्होंने लिखा हुआ है। बट 40 एज होनी चाहिए जिस भी डेट में आप का मांगा जाता है कि भाई इस डेट तक ये होना चाहिए पूरा। तो इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी, जो भी रिक्वायर्ड डेट होती है। 40 साल जर्नल के लिए है ये, ओके, जनरल कैंडिडेट के लिए है 40 ईयर्स। और इसके बाद जो रिजर्वेशंस के लिए अलग अलग छूट दी गई है वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं फिर। असेंशियल क्वालिफिकेशंस, यस, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ये इसी को देखना है। पीजीटीज़ के लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स की मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको कि भैया सबसे पहले तो ना 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स चाहिए होता है आपको, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। या फिर मास्टर डिग्री चाहिए होती है 50% के साथ। अब इन दोनों मोस्टली जो है पीजीटीज़ में वही अप्लाई करते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री होती है, और 50% आपके मास्टर्स में होने चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स, तभी आप एलिजिबल होते हैं इसको भरने के लिए, ठीक है। और ये 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है एमएड के बारे में बात की जा रही है आपसे। चलिए, सबसे पहला जो है इंग्लिश बनता है। तो इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए आपको। पीजी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी पीजी होनी चाहिए पीजीटी इंग्लिश में।
उसके बाद पीजीटी हिंदी की बात करते हैं, ये कहते हैं या तो हिंदी से हो आपकी एमए या फिर संस्कृत विद हिंदी होनी चाहिए आपकी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, संस्कृत के साथ हिंदी जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। अगर आपके पास एमए में हिंदी नहीं है तो भी आप पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? या तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी हो, वो तो एमए हिंदी सिंपल सी होगी, लेकिन अगर आपके पास हिंदी नहीं है तो ये क्या कहते हैं कि भैया संस्कृत अगर आपके साथ संस्कृत विद हिंदी ग्रेजुएशन में है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं, चाहे आपने फिर पीजी किसी भी सब्जेक्ट से की हुई हो। थर्ड पे आते हैं पीजीटी फिजिक्स। पीजीटी फिजिक्स में या आपकी एमए फिजिक्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, इन चारों में से जो भी आपने की हुई है एमएससी अपनी, आप एलिजिबल हैं। चौथा आता है आपका पीजीटी केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री अगर आपके पास एमए में है सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। फिर आता है पीजीटी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर इसमें आपने एमए की है, अपनी मास्टर्स की हैं तो आप एलिजिबल हैं। फिर आता है सिक्स्थ पीजीटी कॉमर्स। देखिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स चाहिए इसमें, सिंपल सी एमए इन कॉमर्स ही चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि अगर डिग्री है आपके पास एम कॉम में अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स की, दे शैल नॉट बी एलिजिबल। तो मतलब कि सिंपल सा पीजीटी कॉमर्स अगर आपको केवीएस में बनना है तो आपको मास्टर इन कॉमर्स ही चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर कॉमर्स में आपके पास जब मास्टर इन कॉमर्स आप कर रहे हैं तो अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, जो प्रॉपर एक मास्टर डिग्री मास्टर्स होती है कॉमर्स में, इनको वही चाहिए। अगर आपके पास ये अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ें हैं, ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं और सीधा अप्लाई कर देते हैं और फिर लास्ट में जाके प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैथ्स में देखिए पीजीटी मैथ्स में क्या चाहिए, मास्टर्स में क्या चाहिए, मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स मास्टर्स में अगर होगी तो चलेगा। उसके बाद आते हैं पीजीटी बायो। मैंने बताया था कि पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी और टीएसटी एसएसटी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो अभी ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये ध्यान से सुन लेना। देखिए बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जियोलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। ये चीज़ें इनमें से किसी में भी आपने एमए की हो चलेगा, लेकिन उन्हें ग्रेजुएशन में बॉटनी और जियोलॉजी चाहिए कि आपके ग्रेजुएशन में दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, बॉटनी भी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में और जियोलॉजी भी होनी चाहिए, और एमए जो है आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में की हो तो चलेगा। बात समझ आ गई? देखिए एमए के तो इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए, एमए बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, जितने हो सकते हैं दे दिए, लेकिन ये कहते हैं कि ग्रेजुएशन में आपको बॉटनी और जियोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप पीजीटी बायो के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। पीजीटी बायो वाला मेन था थोड़ा, इसलिए आप ध्यान से सुन लें फिर से। इनमें से जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इनमें एमए की हुई हो किसी में भी, लेकिन ग्रेजुएशन में बॉटनी और जियोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगले पे चलते हैं। पीजीटी हिस्ट्री, जिसमें सिंपल सा बोला हुआ है कि भैया एमए हिस्ट्री चाहिए इन्हें, और पीजीटी ज्योग्राफी, जिसमें सिंपल सा बोला हुआ है एमए ज्योग्राफी चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये क्या क्या चीज़ें मांगते हैं। चलिए, ये तो अपनी पीजीटी की बात रही। अब पीजीटी में एक चीज़ और बोली है इन्होंने जो फिर चाहिए होती है इन्हें, कि भैया बीएड चाहिए, सिंपल सी बात है, या इक्वलेंट डिग्री कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब दोनों में बोलना आना चाहिए। ये चीज़ पढ़ लें। स्पेशल जो स्पेशल बीएड किया हुआ है जिन्होंने, कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। जिसने भी बीएड स्पेशल एजुकेशन से की हुई है वो एलिजिबल नहीं है पीजीटी पोस्ट के लिए। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। फिर ये डिज़ायरेबल बोला हुआ है इन्होंने कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिंपल सा। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर होगी कि बीएड चाहिए, लेकिन बीएड इन स्पेशल एजुकेशन वो नहीं चलेगा। अब आता है आपका एक कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो सारे उन्होंने बताए हुए हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यस, देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस अगर आपको बनना है तो सबसे पहली चीज़ तो जो चाहिए आपको, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी में भी, जितने भी इन्होंने बोले हुए हैं, 50% मार्क्स इन्हें चाहिए। 50% जो भी जैसे भी किया हुआ है, आपने कोई डिग्री की हुई है, आपने बीटेक एमटेक जो भी एमएससी वगैरह जो भी कर रखी है, इन्हें 50% मार्क्स तो चाहिए। ठीक है, बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से की हुई हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होते हैं यहाँ पे, और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
या आपने उसके ही इक्विवेलेंट, जो ये बीटेक के ही इक्विवेलेंट या बी के इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस या आईटी में कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हासिल की हुई है या डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो आप एलिजिबल है। तो बात सुन ले भैया, कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले हैं, आईटी वाले हैं, वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे सकते हैं, वो एलिजिबल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बीटेक एनी स्ट्रीम और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ आपने बीटेक की हुई है, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे बीटेक इन्होंने बोल दी एनी स्ट्रीम, मतलब आपकी कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है बीटेक, आपने फलान टीम का किसी से भी कर रखी है, कंप्यूटर साइंस से, जितनी भी आपकी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं इसमें, अगर उसके साथ आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर्स में, तो भी आप रिकॉग्नाइज हैं। सिंपल बीएड किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप जो हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। अगला आता है एमएससी कंप्यूटर साइंस की हुई हो आपने, या एमसीए और इसके इक्विवेलेंट। अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस है भैया, तब भी भर दो सिंपल सा जाके। अगर आपने मास्टर्स की हुई है ना कंप्यूटर साइंस से, तब भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। फिर आता है, देखिए यहाँ पे आता है अगला, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वही है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस की हुई है तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ आपको यही वाली चीज़ फिर से चाहिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन सब्जेक्ट मतलब कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, एमएससी में या जितनी मास्टर्स होती है आपकी उसमें। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, यही वाला जो यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, और पीजी डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप, मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपने कोई भी पीजीटी हिंदी है, पीजीटी इंग्लिश है, कोई भी मास्टर्स की हुई है, लेकिन उनके उसके साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, तो भी आप एलिजिबल हैं जी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, और फिर ये बी लेवल ऑफ ये जो भी होता है आपका कंप्यूटर्स में होता है, अगर कंप्यूटर वाले होंगे तो वो अच्छे से जानते होंगे, DOEACC या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये अगर आपके पास बी लेवल है DOEACC का और उसके साथ मास्टर्स की हुई है आपने किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप दे सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। या आपके पास सी लेवल है DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने देखिए ऐड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। अगर ये चीज़ है, इसका लेवल सी का सर्टिफिकेट, तो भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं पोस्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आई होप क्लियर हुई होगी आपको सबको। और यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ बोली हुई है इन्होंने कि आपकी हिंदी और इंग्लिश में प्रोफेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये नोट जो है ये पढ़ लेना, प्रमोशन विल बी टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है जी, ये बीएड के बारे में। अब आते हैं हम टीजीटी के बारे में। टीजीटी की पोस्ट जो मैंने बताया उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, टीजीटी की हमारे पास केवीएस में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्स, ये पोस्ट होती हैं। ये लेवल, इसका पे लेवल 7 होता है। इसका बेसिक जो है 4400-900 से स्टार्ट हो गए 1,42,400 तक जाता है लास्ट। इसका मैं बताया मैंने, सैलरी वाला जो है मैं अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा नीचे, वो आप जाके देख सकते हैं। पीजीटी की जनरल की एज थी 40 और यहाँ पे टीजीटी की जनरल की एज है 35। ठीक है जी, ये जर्नल की एज है। जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में जितनी छूट मिलती है वो आगे की बात है। ये चीज़ क्लियर होगी। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम क्या क्या चाहिए। यस, देखो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है जिसको BLED बोला जाता है मोस्टली 50% के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं। जो BLED होता है, जो आज मैं बताया था लास्ट वीडियो में भी अपने, कि जो गर्ल्स के लिए एलिजिबल है DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, या बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50%। देखिए 50% तो आपको हर जगह चाहिए, 50% मार्क्स नहीं है अगर आपके, तो आप एलिजिबल हैं ही नहीं। मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो अब बात कर लेते हैं भैया किस सब्जेक्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, कैसे कैसे सब्जेक्ट होने चाहिए। जब हम इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं, इन 3 सब्जेक्ट की, देखिए मैं तीनों पे गोले लगा देता हूँ, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। सिंपल सी बात है भैया, ये तीनों साल आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स,
संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, तीनों में तीनों साल आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी DU वाले बच्चों के साथ आती है, क्योंकि जो DU वाले बच्चे होते हैं इनका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है सब्जेक्ट्स का कि आपके पास तीनों साल नहीं हो पाता है इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिफिकेशन की हुई है, जब कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ स्कूलों में, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही रहती है कि उनके पास तीनों साल जो है ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं और वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं फिर। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल साइंस की, जो मैंने बताया था वन ऑफ द मेन है। ठीक है जी, बात करते हैं हम सोशल साइंस की। अब सोशल साइंस में देखिए आपको क्या है कि एनी ऑफ द 2, मतलब ये सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में चाहिए, इनमें से दोनों, या तो आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी चाहिए आपको, और उनमें से मस्ट भी एक होना चाहिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी। अब ध्यान से सुन लो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक तो होना ही चाहिए आपके पास। अगर आपके पास इन दोनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल नहीं है TGT सोशल साइंस बनने के लिए KVS में। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो जाए, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो जाए, पोल साइंस हो जाए, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, या पोल साइंस हो जाए। ये कॉम्बिनेशन 2 होने चाहिए, जिसमें से एक या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए। बात समझ आ गई भाई TGT सोशल साइंस वालों को? सिंपल सी है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बोला हुआ है TGT साइंस वालों को, TGT बायो वालों को सिंपल सा बोला हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट चाहिए हमें, बॉटनी भी चाहिए, जोलॉजी भी चाहिए और केमिस्ट्री भी चाहिए। अगर आपके पास इन तीनों में से एक भी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है बनने के, TGT साइंस बनने के। तीनों चाहिए इन्हें, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री। अगर किसी के पास ऐसे है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और मैथ्स, तो नहीं हो पाएगा। ये कॉम्बिनेशन इन्होंने 3 का बोला हुआ है कि भैया हमें तो 3 यही चाहिए, बॉटनी चाहिए, जियोलॉजी चाहिए और केमिस्ट्री चाहिए। सिंपल सी बात है। संस्कृत का मैंने बता ही दिया। TGT मैथ्स में आ जाते हैं कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स, इनमें से किसी में भी बैचलर डिग्री इन मैथ्स चाहिए किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो। इनमें से 2 सब्जेक्ट चाहिए आपको BA मैथ्स में। सिंपल सी बात है, ये चीज़ समझ आ गई जी। BSc मैथ्स अगर आप हैं तो उसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स मोस्टली होते ही हैं सबके पास, तो आप BSc मैथ्स है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स भी आपके पास, तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी बहुत अच्छे से जो मैंने समझाई है। अगर नहीं हुई है तो आप खुद भी इस को पढ़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चाहिए। भैया B.Ed चाहिए, सिंपल सी बात होगी। ठीक है, उसके बाद CTET चाहिए आपको, जो हमें पता है, जो पेपर 2 होता है CTET का, और प्रोफेंसी चाहिए इन इंग्लिश एंड हिंदी, और डिज़ायरेबल नॉलेज इन्होंने बोली है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये हो गया जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे इन्होंने फॉर द पोस्ट ऑफ TGT के बारे में कुछ बात की हुई है, या आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में सारा डिस्कस करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने कई बार बता दिया, इसको डाल दूंगा, आप वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नीचे देखते हैं। उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें की हुई है। अब आती है हमारी ये वाली पोस्ट, जो हमारी मिसलिनियस पोस्ट होती है KVS में, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्स। ठीक है, वर्क एक्स के बारे में लोग पूछते हैं कि सर मैं BTech हूँ, कंप्यूटर साइंस से, IT से, या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या मैकेनिकल से, तो क्या मैं TGT वर्क एक्स बन सकता हूँ? तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखिए सिंपल सा है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए आपको फिजिकल एजुकेशन में, जिसे BPEd बोलते हैं, BPLEd बोलते हैं, जो आपकी फिजिकल एजुकेशन में होती है। ठीक है, उसके बाद TGT आर्ट एजुकेशन के लिए जान लीजिए, ये बहुत जो लोग करते हैं आर्ट एजुकेशन में उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि 5 ईयर एक डिप्लोमा होता है ड्राइंग एंड पेंटिंग में या ग्राफिक आर्ट्स में, तो वो चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री चाहिए। अगर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है 5 साल वाली जो है। ठीक है, वर्किंग नॉलेज चाहिए ऑफ हिंदी इंग्लिश, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको डिज़ायरेबल नॉलेज चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम TGT वर्क एक्स की। ठीक है जी, TGT वर्क एक्स में क्या चाहिए? वर्क एक्स होता है WE टीचर। अगर आप इलेक्ट्रिकल गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने BTech की हुई है, तो मैं पहले BTech वालों को बता दूं, जो BTech वाले सबसे ज़्यादा पूछते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने किसी भी उससे BTech की हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से ही एलिजिबल है। बाकी ये 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, कोई जिन बच्चों ने किया हुआ उन्हें पता होगा, हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल,
वो है ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। या डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल डिग्री, यही हो जाती है आपकी बीटेक की। या ग्रेजुएशन में भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज, ये दोनों बीटेक की बातें की जा रही है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है बीटेक ही कराती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर होगी कि बीटेक वाले जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही एलिजिबल हैं, सिंपल सी बात है, टीजीटी वर्क एक्स के लिए। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये चीज़ मैंने बताई दी थी आपको, 35 एज होती है और बाकी सारी चीज़ें, और बाकी ये चीज़ें आप पढ़ लेना। अब आते हैं पीआरटी पे। ये पीआरटी म्यूज़िक आ गया, हाँ यस, हाँ प्राइमरी टीचर, ये है जी प्राइमरी टीचर की, ठीक है। प्राइमरी टीचर की पढ़ लेते हैं, सिंपल सा है। सबसे पहले तो इसकी एज देख लेते हैं, प्राइमरी टीचर की एज कितनी है, ऊपर दी हुई है, ये रहा। प्राइमरी टीचर और म्यूज़िक टीचर की जो बेसिक पे है इनका लेवल 6 में आता है, और 35,400 से बेसिक पे स्टार्ट होता है इनका, और 1,12,400 तक जाता है। 30 साल जो है जनरल के लिए एज है, जनरल की 30 साल है, उसके बाद रिजर्वेशन की अलग अलग बढ़ती रहती है। तो पीआरटी के सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि क्या क्या चाहिए पीआरटी में, ठीक है, और उसके बाद म्यूज़िक टीचर की भी बात कर लेंगे। देखिए पीआरटी में सबसे पहले तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी और 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, सिंपल सी बात है। या 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में हो आपका, ठीक है। सेकेंडरी में 50% हो, या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम इज़, मतलब कि 12th प्लस जो ये डाइट करते हैं ना, हम डी एड करते हैं, या यूपी में बीटीसी बोल देते हैं इसको, या कहीं पे भी किसी भी नाम से, अगर बाय वॉट एवर नेम नॉन जिस भी नाम से है, तो वो चाहिए 12th के साथ 50% होने चाहिए जी दोनों में, ठीक है। वैसे इन्होंने यहाँ दोनों का बोला नहीं है, 50% 12th में बोला है, बट मैं मोस्टली आ ही जाते हैं सबके इसमें, डी.एड में और बीटीसी में तो सबके रहते ही हैं। इसको ईटी भी बोलते हैं, कहीं पे डीएलएड भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। सेकंड आता है जी 50% 12th में चाहिए आपके पास विद बीएलएड मैंने आपको बता ही दिया था कि ये 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स होता है आपका, जो डीयू कराता है। फिर या तो आपकी 12th में ये होने चाहिए, 12th में जो है जी 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी यहाँ पे मानते हैं कि अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में भी आपने डाइट की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। 12th में 50% और स्पेशल एजुकेशन हो आपके पास तो भी आप एलिजिबल है। या ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो आपके, और बीएड। अब देखिए यहाँ पे ये बीएड वाला, प्राइमरी टीचर में बीएड को इन्होंने जगह दी है पिछली बार से, तो इस चीज़ को अच्छे से देख लेना कि ग्रेजुएशन में एक तो 50% मार्क्स मांगते हैं आपसे, 50% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और आपके पास बीएड होनी चाहिए। बीएड के बाद इन्होंने एक स्टार लगा दिया है यहाँ पे, इस स्टार को पढ़ लेते हैं हम क्या है। ये चीज़ इन्होंने मेन बोली है, हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है, इज़ एलिजिबल फॉर टीचर अपॉइंटमेंट टीचर के लिए 1st to 5th क्लास से। लेकिन इन लोगों को 6 महीने के ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा, जो कि बाय एनसीटीई, मतलब जो कि एनसीटीई या तो इसको केवीएस कराएगी। देखिए ब्रिज कोर्स का भी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिनकी ज्वाइनिंग भी हुई है 2018 वालों की, कि ब्रिज कोर्स को केवीएस खुद कराएगा, या वो जो है उस अथॉरिटी को कहेगा कि आपको खुद कहेगा कि आप पर्सनल लेवल पे जाके इग्नू से या किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करें। 1 साल कंप्लीट हो गया है उन लोगों का, लगभग 1 साल कंप्लीट हो जाएगा अगस्त में, कि और ये 2 साल के अंदर करना है, ठीक है। ये यहाँ पे आई डोंट थिंक, हाँ यस ये लिखे हुआ है 2 years ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर, मतलब कि प्राइमरी टीचर के 2 साल के अंदर आपको ये कंप्लीट भी करना है। और जो लोग लगे हुए हैं, जो बच्चे 2019 में लगे हैं, उन्हें लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला है, बट अभी तक ना तो केवीएस की तरफ से उन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ना स्कूल की तरफ से, तो वो चीज़ अभी मतलब कन्फ्यूज़न में ही है कि करना क्या है एक्चुअल में, ठीक है जी। बीएड वाले जान लें कि 50% आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए, और बीएड से अगर आप पीआरटी बन रहे हैं तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा विद इन 2 year ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है जी। सीटेट चाहिए आपको, सीटेट 1 जो होता है, और प्रोफेंसी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ये हो गया हमारा इसका प्राइमरी टीचर का, ठीक है। अब प्राइमरी टीचर म्यूज़िक का है, इसको आप पढ़ लेना, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक वाले जो भी हैं। और उसके बाद ये आती है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन का मैं ज़रा जल्दी से आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए एसटी को जो है 5 years की एज रिलैक्सेशन है। मान लीजिए पीजीटी अगर कोई है तो वो 45 तक दे सकता है, टीजीटी 40 तक दे सकते हैं एसटी वाले, और पीआरटी में 35 तक दे सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि 5 year की रिलैक्सेशन है।
ओबीसी जो हैं उन वही है पीआरटी 33, 3 ईयर्स ऐड करते रहे, 38 फॉर टीजीटी एंड 43 फॉर पीजीटी। तो सिंपल सी बात है, 3 साल का जो है ओबीसी को दिया हुआ है छूट यहाँ पे। फिर ये लड़कियों को ऑल कैरे, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, अगर आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी में, तो मान लीजिए 40 है ना एज, तो वो 50 हो जाती है पीजीटी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स +10 करके चले, अगर पीआरटी में 30 है नॉर्मल, तो फीमेल कैंडिडेट जर्नल जो है वो 40 साल तक भर सकती है। इस चीज़ को, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है जी, इन सब में 10 साल प्लस करके चलें। जितनी भी महिलाएं अभी देख रही हैं, जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं, वो 10 ईयर्स प्लस करके चलें आपकी एज। तो 40 ईयर तक तो पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। केवीएस एम्प्लॉयज़ के लिए कोई बार नहीं है, अगर आप पीआरटी हैं केवीएस में और आप पीजीटी के लिए देना चाहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आपके लिए कोई बार नहीं है, चाहे 50 ईयर्स के हो, 59 के हो, 55 के हो, कोई बार आपके लिए एज बार नहीं रखा है इन्होंने। और बाकी जो हैं ये अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी आप पढ़ लेना। मेन जो है हमारा SC/ST का ही रहता है। SC/ST में जो है 5 ईयर्स का दिया हुआ है, और OBC 3 ईयर्स, और लड़कियों को 10 साल, ये सबसे मेन है, तो ये बताना ज़रूरी था। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक्स सर्विसमैन वगैरह सारी आप चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। और भी बाकी इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, काफ़ी कुछ है। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे है, 36 सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ था, वो सारी दी हुई है। प्रिंसिपल का क्या रहता है, कितने पेपर का आता है, वो भी दिया हुआ है। हर मान लीजिए अभी मैं पीजीटीज़ पे जाता हूँ, अगर ये तो वाइस प्रिंसिपल का चल रहा है, यस, यहाँ पे देखिए पीजीटीज़ के आगे हैं, तो पीजीटीज़ में आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा कि कितने 1.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस में कैसे कैसे आते हैं वो सारा दिया हुआ है यहाँ पे, 10-10 मार्क्स की क्या क्या आती हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना एक बार, टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको डाउनलोड करके आपको अच्छे से पता लग जाएगा। और बाकी एक दिन मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं ये सारी चीज़ बता दूंगा कि पीजीटी के पेपर में क्या आता है, टीजीटी के पेपर में क्या आता है, और पीआरटी के पेपर में क्या आता है। लेकिन और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है पीआरटीज़ के लिए स्पेशली, कि पीआरटी का पेपर की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है जी, और उसमें आता क्या क्या है, तो आप वो देख सकते हैं जाके। अभी आपके स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा लास्ट में वो, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीआरटी एग्ज़ाम्स। थैंक यू वन, आज के लिए काफ़ी हो गया है, शायद लंबी भी हो गई है वीडियो, आज को इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक द चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन, आप उसको दबाएं। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर अगली वीडियो में आपकी क्वेरीज़ जो हैं, कमेंट्स क्वेरीज़ जो हैं वो लेके आऊँगा, आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।